दोस्तों नमस्कार। झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे अगले 15 दिनों तक राजनीतिक तौर पर बड़ी गहमा-गहमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1 जून को देश के 10 राज्यों के 24 सीटों पे राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे, यानी 12 राज्यों में 26 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए 1 जून को अधिसूचना जारी हो रही है। और ठीक इसी समय जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की बैठक भी शुरू हो चुकी है और इस बैठक में ही यह तय होगा जो बीजेपी इन 24 सीटों पर कितने उम्मीदवार अपने खड़े कर रही है और उनको इस राज्यसभा चुनाव में कितनी सफलताएं उनके हिस्से में आने वाली है। बीजेपी के हिस्से में कितनी सीटें आने वाली और उनके सहयोगी दल के हिस्से में कितने सीटें आने वाली है, वह भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। एक एक करके सभी राज्यों के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते हुए यह तस्वीर हम आपके सामने साफ करेंगे जो राज्यसभा चुनाव में किसके हिस्से में कितनी सीटें आने वाली हैं। यानी 10 राज्यों के जिन 24 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो क्या बीजेपी के लिए वो सारी सीटें उनके अनुकूल हैं, उनके खाते में कितनी जा रही हैं, या फिर कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस क्या अपने हिस्से में कोई सीट बटोरने वाली है, यह भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, इन 3 राज्यों के में 4-4 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 175 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से 164 सीटें वर्तमान में एनडीए के पास है। यानी जो गठबंधन आंध्र प्रदेश में सत्ता में है उसे कुटामी गठबंधन का नाम दिया गया है, लेकिन उसमें शामिल तेलुगु देशम पार्टी चाहे टीडीपी, जनसेना जो पवन कल्याण फिल्म अभिनेता उनकी पार्टी है और राज्य के डिप्टी सीएम है उनकी पार्टी, और बीजेपी, यानी इन तीनों ही दलों के पास 175 सीटों में से 164 सीटें हैं, जिसके कारण यह संभावना जताई जा रही है जो आंध्र प्रदेश की सभी 4 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है। वर्तमान में 164 सीटों में 135 विधायक तेलुगु देशम पार्टी के हैं और 21 विधायक जनसेना के पास, 8 विधायक भाजपा के पास है। वहां पर 35 विधायक चाहिए एक उम्मीदवार के जीत के लिए, यानी अपनी जीत सुनिश्चित करवाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के पास लगभग 3 सीटें हैं और यदि सहयोगियों का साथ मिला तो शायद चौथी सीट भी तेलुगु देशम के पार्टी के खाते में आ सकती है। लेकिन यह देखना होगा जो क्या बीजेपी इस बात के लिए टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू पर यह दबाव बनाती है जो वो चौथी सीट बीजेपी के खाते में डालती है, या फिर पहला ऐसा मौका होगा जो जन कल्याण अपने लिए राज्यसभा में किसी उम्मीदवार को भेजने में कामयाब हो पाता है या नहीं। विपक्षी जो वाईएसआरसीपी है, यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, पूर्व सीएम जो है उनकी पार्टी, उनके पास केवल 11 विधायक है। ऐसे में वह राज्यसभा चुनाव के सिनेरियो से बाहर है, यानी उनके पास एक भी ऐसी सीट उनके खाते में इस बार आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब चर्चा करते हैं गुजरात की।
गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में 156 विधायक बीजेपी के पास है। यहां पर भी 4 सीटों पे चुनाव होना है और 36 विधायक एक सीट जीतने के लिए चाहिए। तो ऐसे में लग रहा है जो 156 विधायकों के बहुमत, भारी बहुमत के कारण बीजेपी सभी 4 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। विपक्षी दल कांग्रेस के पास केवल 21 विधायक है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास भी वहां पे 5 विधायक है। यानी बीजेपी 4 सीटें गुजरात में जीतती हुई नजर आ रही है। कर्नाटका, जहां अभी राजनीतिक उठापटक जारी है, हालांकि वो तस्वीर अब तो साफ हो गई है। जो 3 जून को डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसी दौरान राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी राजनीतिक गहमागहमी जारी रहेगी। पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम कर्नाटका से निकल कर आया था, जो कैसे डीके शिव कुमार को नया सीएम बनाने के प्रस्ताव के बीच में अड़ंगा डालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री या निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने का ऑफर कांग्रेस ने किया था। हालांकि उन्होंने इसके प्रति अनिच्छा जताते हुए राज्य की राजनीति में बने रहने की बात कही थी। तो बात 4 सीटों के चुनाव की जो कर्नाटक में होने वाले हैं, वहां पर 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं, जबकि विपक्षी बीजेपी के पास 66 विधायक हैं और जनता दल सेकुलर, जो एसडी कुमार स्वामी या पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, उनके पास 21 विधायक हैं। यानी यहां पर एक सीट जीतने के लिए 45 विधायक चाहिए, तो कांग्रेस के पास 3 सीटें जीतने के लिए पूरे 135 विधायक हैं, जबकि चौथी सीट पे बीजेपी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी राज्य में एक सीट एचडी देवेगौड़ा की खाली हो रही है, यानी वह भी 21 जून को रिटायर हो रहे हैं। तो क्या 21 जून को रिटायर होने से पहले एचडी देवेगौड़ा को सहयोगी बीजेपी की ओर से यह सौगात मिलती है, जो वह लगातार राज्यसभा जाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या फिर बीजेपी वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करती है? यह कर्नाटक की तस्वीर है। अब बात मध्य प्रदेश की कर ले। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे। 8 जून तक नाम भरे जाएंगे और 18 जून को यदि जरूरत पड़ी तो चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 230 सीटें हैं कुल विधानसभा में, जिसमें 163 विधायक भाजपा के पक्ष में। इन परिस्थितियों में वहां पर जो एक सीट जीतने के लिए विधायकों की संख्या होगी, वो कम से कम 58 विधायक चाहिए, जिसके कारण बीजेपी वहां 2 सीट जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। यानी 116 विधायक, जो 163 विधायक है, वहां पर वह जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने 66 विधायकों के साथ एक सीट जीतने में कामयाब होती नजर आएगी। इसी तरह राजस्थान में भी 200 सदस्य हैं विधानसभा में, और वहां पर वर्तमान में बीजेपी के पास 115 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। यानी एक सांसद राज्यसभा भेजने के लिए 50 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो बीजेपी के पास 2 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते हुए और उन्हें जीतकर विधान राज्यसभा भेजना आसान होगा। वहीं कांग्रेस के पास एक सीट जीतती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो 6 सीटें हैं, वहां पर 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के पास नजर आ रही है। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में 2 सीटों पे चुनाव होना है।
एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की खाली हो रही है, जबकि दूसरी सीट पिछले साल निधन होने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय या केंद्रीय अध्यक्ष थे शिबू सोरेन, उनके निधन होने के कारण वह सीट खाली हो गई थी पिछले साल 4 अगस्त को। उसके बाद उस पर कोई चुनाव नहीं हुआ था और अब वो चुनाव 18 जून को होने वाला। तो 2 सीटों पे चुनाव झारखंड में होगा और इन 2 सीटों के लिए 28 विधायक कम से कम एक सीट जीतने के लिए चाहिए। और वर्तमान में झारखंड में तस्वीर ऐसी है जो 56 विधायक सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के हैं, जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, 4 राजद के पास है और 2 विधायक भाकपा माले के, जबकि विपक्षी बीजेपी के पास केवल 24 विधायकों का समर्थन है, जिसमें 21 सीटें बीजेपी के पास, एक जनता दल यूनाइटेड है, एक लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके, और एक सहयोगी आजसू पार्टी के जिम्मे, यानी 24 सीटें उनके पास है। जबकि एक अन्य निर्दलीय या फिर दूसरे जो है झारखंड लोकतांत्रिक जेएलकेएम क्रांतिकारी मोर्चा, उनके विधायक जयराम महतो हैं। यदि वो बीजेपी के साथ भी जाते हैं तो भी 25, और यदि वो न्यूट्रल रहते हैं यानी चुनाव से दूरी बनाए रखते हैं तब भी बीजेपी के लिए यहाँ सीट पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन 2 सीटों पे चुनाव जीतती हुई नजर आ रही। इसके अलावा जो 4 सीटें हैं वो नॉर्थ ईस्ट की हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर की है। और इन सभी सीटों पे सत्तारूढ़ पार्टियां या गठबंधन जो एनडीए के सहयोगी हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जिन 2 सीटों पे राज्यसभा उपचुनाव होना है उसमें एक सीट महाराष्ट्र की सुनेत्रा पवार की है, जो वर्तमान में राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे बाई इलेक्शन बारामती सीट पे, जिनमें उनके पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के कारण जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें वो जीती थी। तो उस सीट पे, और इससे पहले सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद थी, तो राज्यसभा की सीट जो उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई उस पर भी 18 जून को चुनाव होने वाले हैं। तो एक सीट महाराष्ट्र की और दूसरी एक सीट है वो तमिलनाडु से है, जहां पे एआईएडीएमके के सांसद ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब वहां पर उपचुनाव है। तो वर्तमान में जो विधानसभा की स्थिति है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो तो वहां पे बीजेपी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन एक बार फिर से उस सीट को पाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में जो नई विधानसभा बनी है और जिसमें अभी वर्तमान में टीवीके के मुखिया विजय को जिस तरीके का समर्थन विधानसभा में मिला है, उनके लिए यह सीट हासिल करना आसान होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में लग रहा है जो इस एक सीट पे उपचुनाव में टीवीके पहली बार एक तरफ तमिलनाडु में सत्ता हासिल करता हुआ नजर आया, तो अब पहली बार राज्यसभा में भी अपना एक उम्मीदवार या अपना एक सांसद भेजने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिन 24 सीटों पे राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 17 सीटों पे जीतता हुआ नजर आ रहा है, यानी उसके खाते में 17 सीटें आने वाली है। तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन यानी जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है वो 7 सीटों पे चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। जो 2 उपचुनाव हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, वो दोनों ही सीटें एक एक कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन और एक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब नजरें प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठक हो रही है और बीजेपी किसे अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाती है, वो सूची क्या आती है, उस पे भी टिके हैं। क्या वो दावा झारखंड जैसे या फिर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनी सीटों को लेकर के करते हैं या नहीं, यह तस्वीर भी प्रधानमंत्री आवास पर हो रही बैठक के बाद साफ होती नजर आएगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय प्रधानमंत्री आवास पे
वो बैठक चल रही होगी और यह मंथन चल रहा होगा जो बीजेपी की ओर से कौन उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में बनने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार में विधान परिषद की सीटों पर भी इसी महीने 18 जून को चुनाव होने वाले हैं। यानी वहां पर भी उम्मीदवार कौन होगा इसकी भी चर्चा इस प्रधानमंत्री आवास में हो रही बैठक में हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी सहयोगी आने वाले वीडियो में आपको उन जानकारियों से रूबरू कराएंगे जो प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है और कौन-कौन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी होती है, इसकी भी तस्वीर या इसकी भी जानकारी वो सहयोगी आपको अगले वीडियो में ज़रूर पेश करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूं शैलेंद्र और कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं जयंती। नमस्कार, शुक्रिया।